नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 का चैप्टर 7 लेके आया हूं, जो कि रीट लेवल के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास तौर से रीट लेवल सेकंड एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। एक बात याद रखिएगा मित्रों कि अधिकांश विद्यार्थी जितने हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को हल्के में लेते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को प्लीज हल्के में ना लें। इनकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं मित्रों। चैप्टर 10 क्लास 7 क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितने भी वीडियो आने वाले समय में अपलोड करूंगा वो आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करेंगे। क्लियर है मित्रों। चलो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अपना 10 चैप्टर है और इसका नाम है राज्य सरकार एवं लोक कल्याण। यहाँ से अपन आरंभ करते हैं। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध राजनीतिक दर्शन का मूल विषय है। 19वीं सदी में एक विद्वान ने कहा था कि राज्य का उद्देश्य सदैव एक जैसा ही रहा है, व्यक्ति को नियंत्रित करना, उस पर हुक्म चलाना और उसे अपना आज्ञाकारी बनाना। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हुए हैं जो राज्य को व्यक्ति के लिए सुखी जीवन उपलब्ध कराने का एक साधन मानते हैं। हम चाहे जिस भी विचार का समर्थन करें पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राज्य की छाया व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर पड़ती है। राज्य द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए और कौन से कार्यों से राज्य को दूर रखा जाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। लेकिन सुविधा के लिए कार्यों के आधार पर हम दो प्रकार के राज्यों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे पहला है न्यूनतम राज्य, दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य। पहला है न्यूनतम राज्य और दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य। न्यूनतम राज्य के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य की भूमिका रात्रि प्रहरी की तरह है, जिसकी सेवाओं में आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारी शांति जिसकी सेवाओं की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारी शांति व सुरक्षा पर आंच आए। क्लियर होगी बात। इस समझ के अनुसार राज्य में केवल 3 मुख्य कार्य हैं। देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण या घुसपैठ से देश को सुरक्षित रखना, तीसरा है लोगों के बीच हुए समझौतों को लागू करना। क्लियर है बात मित्रों। इस प्रकार के सीधे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इन इन 3 कार्यों को करने के लिए राज्य को पुलिस बल, सेना और न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इनके अलावा समस्त आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक जिम्मेदारियां व्यक्ति और उसके समाज की होती है, जिसमें राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक राज्य की उपरोक्त व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे यदि राज्य की जिम्मेदारी केवल जान माल की सुरक्षा तक सीमित कर दें तो फिर भय, भूख और भेदभाव से समाज को कौन बचाएगा। सामाजिक न्याय, समानता और उचित व्यवहार कैसे तय होगा। विद्वानों का यह समूह कहता है कि पूंजी और संसाधनों के संशोधन के न्यायोचित वितरण की जिम्मेदारी राज्य की है। तभी तो राज्य गरीबी और वंचनाओं को दूर कर पाएगा और समाज अधिकाधिक न्याय संगत हो पाएगा। क्लियर है मित्रों बात। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होगी जब राज्य के द्वारा लोक कल्याण के कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं मित्रों। बच्चों, न्यूनतम और लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आम लोगों का कल्याण और विकास प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी। कल्याण या विकास तो दूर की बात है, जब जब देश के विभिन्न भागों में दुर्भिक्ष या बाढ़ से जान और माल का बहुत नुकसान हुआ, उस समय भी
अंग्रेज शासकों ने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। अंग्रेज केवल अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे और उनकी जिम्मेदारियां साम्राज्य के हित, संवर्धन, पोषण और विस्तार तक सीमित थी। वे अपनी शक्तियों को भारतीय नेताओं के साथ बांटना भी नहीं चाहते थे। ये एक ऐसा न्यूनतम राज्य था जो जिम्मेदारी तो कम से कम लेना चाहता था, पर ताकत ज्यादा से ज्यादा रखना चाहता था। क्लियर है मित्रों बात? ऐसी ही कुछ स्थिति अंग्रेजों के आने से पहले राजस्थान के देशी रियासतों और जागीरदारों की थी। राजशाही और सामंती व्यवस्था में लोक कल्याण शासन वर्ग की प्राथमिकता नहीं थी। उनकी प्राथमिकता अपनी रियासत या जागीर का विस्तार और सुरक्षा तथा खुद की शान शौकत थी। प्रशासन की जिम्मेदारियां भी इन्हीं प्राथमिकताओं तक सीमित थी। देश की स्वतंत्रता और संविधान की क्रियान्विति ने सब कुछ बदल दिया। यह संविधान की ही भावना थी कि स्वतंत्र भारत का राज्य लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी हो। संविधान की प्रस्तावना ने राज्य को यह जिम्मेदारी दी कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करेगा। पिछले 6 दशकों से अधिक की विकास यात्रा में राज्य ने संविधान को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनेक कानून बनाए और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जिनका उद्देश्य लोक कल्याण का प्रबंधन था। अतः स्वतंत्र भारत में एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई जो देश की सुरक्षा और व्यवस्था से संबंधित न्यूनतम कार्य तो करे ही, पर साथ ही साथ जन कल्याण और विकास में भी अपना सक्रिय योगदान प्रदान करे। बच्चों, हमारा राज्य लोक कल्याणकारी होने के साथ ही साथ लोकतांत्रिक भी है। सरकार की शक्ति को हमने विभिन्न स्तरों में बांटा है और प्रत्येक स्तर की जवाबदेही को तय करने के लिए आमजन की सहभागिता के द्वार खोले हैं। अपने कार्यों से अधिकतम होते हुए भी यह एक सीमित सरकार है जिसकी शक्तियों का विभाजन संस्थात्मक अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा कार्यात्मक संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लोक कल्याण। लोक कल्याणकारी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका लाभ किसी वर्ग विशेष को प्राप्त नहीं होता, वरन समस्त जनता इससे लाभान्वित होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सभी को फायदा पहुंचाते हैं और कुछ योजनाएं क्षेत्र और समूह विशेष के लिए होती हैं। यहाँ हमें सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों में अंतर को समझना चाहिए। सेवाएं वे होती हैं जो प्राय सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं और जिनके लिए आमजन को कोई शुल्क या कर देना पड़ता है, जैसे बिजली, पानी, संचार, सड़क व यातायात आदि। नेक्स्ट प्रश्न पे मित्रों, अब जैसे अपन चित्र देखें, प्रमुख लोक सेवाएं, ये अपने एम्बुलेंस है, बस आ रही है, यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएं वे होती हैं जिन्हें सरकार निःशुल्क या सस्ती दरों पर सभी को या समूह विशेष को उपलब्ध कराती हैं। इनमें से कुछ संघीय सरकार की होती हैं तो कुछ राज्य सरकार की ओर से स्थानीय सरकार की। राजस्थान के संदर्भ में लोक कल्याणकारी योजनाओं को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, क्षेत्र विशेष की लोक कल्याणकारी योजनाएं। दूसरा, विशेष लोक कल्याणकारी योजनाएं। तीसरा, समूह विशेष की लोक कल्याणकारी योजनाएं। अब पहला यदि अपन देखते हैं मित्रों क्षेत्र विशेष की, तो इसमें पहला है मरु विकास योजना, दूसरा है सीमांत क्षेत्र विकास योजना, तीसरा है डांग योजना, तो चौथा है मगरा योजना और पांचवा है जनजाति योजना। अब यदि अपन विशेष कल्याणकारी में जाएं तो पहला है महात्मा गांधी नरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास शिक्षा अधिकार योजना, मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील योजना। तीसरा है समूह विशेष की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें पहला है कथोड़ी जनजाति विकास योजना, देवनारायण योजना, एकलव्य योजना, बीपीएल आवास योजना, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख एवं भरण पोषण का कानून। इस प्रकार की ये मुख्य योजनाएं हैं मित्रों जो इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन।
पहला है खास जरूरतें व खास योजनाएं। जो मुख्य मुख्य है मैं इसमें करा दूंगा। देखें बच्चों, हमारे जीवन की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में हम अपने जीवन का संरक्षण और व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। जीवन संरक्षण के लिए अन्य जरूरतों के साथ साथ भोजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आवास की सुविधा और रोजगार के कोई महत्व को स्वीकार किया जाता है। इसी तरह व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। जीवन संरक्षण के लिए अन्य जरूरतों के साथ साथ भोजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आवास की सुविधा और रोजगार के महत्व को स्वीकार किया जाता है। इसी तरह व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षा अपरिहार्य है। इन आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारियों में उल्लेखित की जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में ऐसी ही मुख्य जिम्मेदारियों को स्थान दिया गया है। यद्यपि ये बात मूल अधिकारों का भाग नहीं है, फिर भी संविधान ने राज्य से यह आशा रखी है कि शासन के दौरान इन जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा। किसी भी सरकार की सफलता का मूल्यांकन इसी आधार पर हो सकता है कि उसने कहां तक लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की है। हम यहाँ इन आवश्यकताओं से जुड़ी हुई कुछ मुख्य योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, शिक्षा का अधिकार। व्यक्तित्व विकास के लिए सभी साधनों में शिक्षा महत्व सर्वाधिक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क को जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार का दर्जा दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 को 1 अप्रैल 2011 को लागू किया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार का दायित्व है कि बालकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 किलोमीटर के भीतर एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 2 किलोमीटर के भीतर ही स्कूल उपलब्ध कराएं और कमजोर और पिछड़े वर्ग के बालकों के प्रति विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कि उनको प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में कोई बाधा न हो। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाएगी। साथ ही बालकों का नामांकन, प्रवेश और उनकी उपस्थिति का निरीक्षण और निर्देशन व नियंत्रण भी करेगी। देखो मित्रों, ये आप लोगों के एग्जाम में काफी बार आ चुका है। 1 अप्रैल 2011 पूछा जा चुका है काफी बार, 6 से 14 वर्ष पूछा जा चुका है, 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 क पूछा जा चुका है, 2011 काफी बार पूछा जा चुका है, तथा इसके साथ साथ ये 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर भी कई बार पूछा गया है। इन बातों को याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नरेगा अर्थात मनरेगा। देखें, रोजगार व्यक्ति के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। इसके अभाव में कोई भी व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक सरोकार पूरे नहीं किए जा सकते। स्वतंत्रता के बाद राज्य द्वारा रोजगार संबंधी अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा इन सभी में सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। माना जाता है कि काम करने के अधिकार से जुड़ी हुई यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया कि अगर किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन, अब 150 दिन कर दिया गया मित्रों, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। यही नहीं, इससे भी बढ़कर यदि रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को किसी कारण से रोजगार नहीं मिल पाया हो तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ते बेरोजगारी भत्ते का प्रबंध किया गया।
इस योजना के अंतर्गत रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्ति को ग्राम पंचायत में अपना नाम लिखवाना होगा। पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करेगी, जो एक कानूनी दस्तावेज है और उसको 15 दिन के भीतर काम पाने का अधिकार है। क्लियर हो गई बात, या अधिकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मित्रों अपन। भोजन की सुरक्षा। बच्चों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके नागरिकों को सम्मान पूर्वक 2 वक्त का भोजन प्राप्त हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विपन्न समूह को सस्ती दरों दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मई 2012 से राज्य में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना आरंभ की गई है। इस योजना द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 40 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। आप यह तो जानते ही हैं कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के पौष्टिक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। राजस्थान में लगभग 74 लाख बच्चों को इस योजना में लाभ मिल रहा है। क्लियर है बात मित्रों। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। पहला सुख निरोगी काया को महत्व से कौन अवगत नहीं है। किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक कितने स्वस्थ और सक्रिय हैं। बीमारी फलते फूलते परिवार को अल्प समय में ही विपन्न कर देती है। अतः यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी और सस्ती हो। इसी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 में 11 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के रूप में किया गया है। इन डेटों को याद रखिएगा मित्रों। इस जो डेट्स बताई गई हैं, ईयर बताए गए हैं, इसके द्वारा समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के साथ साथ अन्य सभी रोगियों को निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से सर्वाधिक आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी है। बीमार लोगों को निःशुल्क दवाएं मिले। इसके साथ ही राज्य यह भी प्रयास करता है कि लोग नशे की लत से किसी घातक बीमारी के शिकार न हो जाएं। मदपान, गांजा, भांग, तंबाकू, गुटखा आदि नशों के विभिन्न रूपों का उपयोग मानसिक विकृति और अन्य कई घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, हृदयघात, मधुमेह, लकवा, दमा इत्यादि का प्रमुख कारण है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 2500 भारतीय मात्र तंबाकू जनित रोगों के कारण असामयिक काल ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात लगभग 10 लाख प्रति वर्ष। क्लियर है। तंबाकू, जर्दा, धूम्रपान से मुंह या गले के कैंसर होने की प्रबल आशंका रहती है। ऐसी घातक बीमारी से बचावकारी उपाय के रूप में हमारे राज्य शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी विद्यालयों में तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु लिया गया नीतिगत निर्णय 18 जुलाई 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा सभी गुटखा उत्पादों, स्वास्थ्य और मिश्रित तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बेचने से पूरी तरह प्रतिबंध लगाना एक दूरगामी सकारात्मक कदम है। इस डेट को याद रखिएगा, 18 जुलाई 2012। लोक कल्याणकारी राज्य की जवाबदेही मित्रों। बच्चों, हमने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन योजना बना देना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि उन योजनाओं की क्रियान्विति सुचारू रूप से हो और लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए उन्हें लागू किया गया है, यह सुनिश्चित हो सके। इसलिए दो बातों का होना वांछनीय है। एक तो यह कि जनता में पर्याप्त जागरूकता हो कि राज्य के महकमों पर नजर रखी जा सके, और दूसरा यह कि राज्य लोगों को ऐसे वैधानिक अधिकार प्रदान करे जिससे जनता राज्य को जवाबदेह बना सके। राजस्थान में सामंतवादी इतिहास के बावजूद जन कल्याण की सराहनीय प्रयास हुए। विगत 2 दशकों से अधिक समय
समय से राज्य में अनेक जन संगठनों के प्रयासों के कारण जन जागृति का एक नया दौर आरंभ हुआ। इसी जागृति का परिणाम था सूचना का अधिकार अधिनियम, जो पहले राज्य में वर्ष 2000 में पारित हुआ। 2000 याद रखिएगा। उसके बाद 2005 में यह राष्ट्रीय कानून बना। आम जन की इसी जागरूकता से राज्य सरकार को भी अधिक सजग बनाया। नतीजा यह निकला कि सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण अधिकतम अधिनियम पारित किए। 14 नवंबर सन 2011 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम और अगस्त 2012 में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम। आइए हम इन तीनों कानूनों का संक्षेप में अध्ययन करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकतंत्र में सूचना क्रांति का स्रोत होती है। लोकतंत्र सूचना क्रांति का स्रोत होती है। एक विकासशील देश में सरकार से जुड़ी हुई जानकारी लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। राजस्थान में कई इलाकों में अकाल और सूखा पड़ता है, एक आम बात है। ऐसे समय में अन्य रोजगार के अभाव में सरकार अकाल राहत कार्य ही लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन होता है। लेकिन बाद में लोगों को ऐसे कार्यक्रमों की सूचना ही न मिले या काम करने पर ही निर्धारित वेतन न मिले तो इससे उनके जीवन में अधिकार पर आंच आती है। इन परिस्थितियों में सही सूचना की उपलब्धता जीवन का आधार बनती है। इसी संदर्भ में राज्य के कुछ जन संगठनों ने जनता के लिए सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन किया। कुछ ही समय में यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हुआ। वर्ष 2005 में भारतीय संसद ने सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया। याद रखना मित्रों, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011। यह अधिनियम 14 नवंबर सन 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया। इनमें मुख्य है ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। प्रावधान यह है कि इन विभागों का कोई अधिकारी कर्मचारी घोषित सेवाओं को तयशुदा समयावधि में प्रदान नहीं करता या उसे विलंब करता है तो उसे आर्थिक दंड देना पड़ेगा। क्लियर है बात मित्रों। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। देखो इसको, अगस्त 2012 से इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया गया है। आम जनता की शिकायतों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु इस अधिनियम के द्वारा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन का प्रबंध किया गया है। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर, चाहे पंचायत हो या संभाग मुख्यालय, जनता की शिकायत सुनने के लिए लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अगर समय पर सुनवाई और निर्णय नहीं होते या निर्णय के प्रति असंतोष है तो अपील की व्यवस्था भी है। दोषी अधिकारी के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी है या दंड का भी प्रावधान है। उपयुक्त सभी प्रावधान सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लागू किए हैं। जन भागीदारी द्वारा ही यह संभव है। आम जनता की जागरूकता और सक्रियता ही राज्य में लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी बनाती है। सार संक्षेप, इस अध्याय में हमने राज्य के न्यूनतम और लोक कल्याणकारी स्वरूप को समझा। व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कुछ अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की कुछ योजनाओं से भी हम परिचित हुए। लोक कल्याणकारी राज्य को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए कुछ कानूनों का उल्लेख भी इस अध्याय में किया। सरकार को जवाबदेह और जनता को जागरूक बनाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले अध्याय में हम मीडिया और लोकतंत्र का पढ़ेंगे। शब्दावली है जन सुविधा, जो सुविधा जनता के हित में प्रदान की जाती है। योजना, किसी कार्य को करने का व्यवस्थित तरीका। लोक कल्याण, आम जनता के लाभ की संकल्पना। जवाबदेही, पारदर्शिता, अधिनियम, ये सारी की सारी शब्दावलियां हैं मित्रों।
नेक्स्ट ये प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। पहला है कुछ का कल्याण, दूसरा केवल मंत्रियों का कल्याण, सी है सभी लोगों का कल्याण और डी है केवल देश का कल्याण। तो आप लोग देखिए, बताइए, आंसर दीजिए। मध्याह्न भोजन की योजना चलाई गई दफ्तरों, स्कूलों, घरों और गंदी बस्तियों। जवाबदेही का अर्थ है, ये आप लोगों के सामने ये प्रश्न बैंक है मित्रों, इसको आप सरल कीजिएगा। पिछले मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा बताइएगा, और साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।